हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए घटना चक्र से हम लोग यहाँ पर ग्रामीण समाज एवं विकास से संबंधित सभी टॉपिक को कवर कर रहे हैं। 2022 एडिशन न्यू अपडेटेड बुक है और इसी से आपको थ्योरी के लिए मेरे हिसाब से आपको कवर करना होगा, जो कि अच्छे खासे फैक्ट के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जिस चैप्टर से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज चैप्टर नंबर 8 ग्रामीण क्षेत्र संबंधी उत्तर प्रदेश सरकार के विभाग। पहला पॉइंट है कृषि विभाग उत्तर प्रदेश। तो कृषि विभाग वर्ष 1875 ईस्वी में स्थापित किया गया था। आपसे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बनते हैं, पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई है। दैट इज इम्पॉर्टेंट फैक्ट, वर्ष 1875 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के पारित होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा कृषि नीति बनाई गई एवं 1 दिसंबर 1919 को कृषि विभाग स्वतंत्र विभाग बन गया। कृषि विभाग की विधिवत स्थापना 1 मई 1920 ईस्वी को हुई है। जब भी आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग कब स्थापित किया गया, 1875 बताना होगा। अगला है आपका कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गन्ना उत्पादन हेतु एक पृथक विभाग बनाया गया। वर्ष 1964 ईस्वी में कोलोनाइजेशन योजना समाप्त कर दी गई और वर्ष 1974 में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग पृथक बना दिया गया 1974 में। नेक्स्ट है कृषि विभाग के उद्देश्य। तो पढ़ लो, कुछ खास नहीं, जो इम्पोर्टेंट होगा बताया जाएगा। कृषि विभाग विकास दर तथा विभिन्न फसलों की उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है। कृषकों हेतु रोजगार के नए अवसर एवं उनकी आय में वृद्धि के अवसर उत्पन्न करना। कृषि उत्पादन की विकास दर प्रति वर्ष 5.1% बनाए रखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु कृषि की नवीन तकनीकी का प्रचार प्रसार तथा कृषकों की आय कृषि से संबंधित समस्याओं का समाधान है। अगला देख लो। नेक्स्ट है आपका कुछ सर्विसेज दे रखी हैं। सर्विसेज के नाम है, उनका विभाग है, किस विभाग से संबंधित हैं और सेवा का जो विवरण है वो बताया गया है। सेवा का नाम है एगमार्क नेट मंडी मूल्य। विभाग का नाम है विपणन और निरीक्षण निदेशालय, DAC, भारत सरकार की अधीन आती है ये सेवाएं। और किसानों को मूल्य सूचित करने के लिए यह जो है वो सर्विस है। कृषि सूचना सेवा, जो कि कृषि मंत्रालय तमिलनाडु की अंतर्गत है और कीट एवं रोग पूर्ण अनुमान प्रौद्योगिकी तथा योजना की लाभ हैं। क्रेता पंजीकरण देखोगे तो DAC IT है। क्रेता और विक्रेता पंजीकरण होते हैं इन सेवाओं के अंदर। कॉमोडिटी बाजार मूल्य है। किसान कॉल सेंटर इसके लिए है और किसानों को जिनसों की दैनिक बाजार मूल्य जो है वो भेजे जाने वाली सेवाओं के हैं। एलाब उर्वरक है, इस तरह ये दिए गए हैं, है ना। EMS है। ई परवाना, इसको आप पढ़ लो, ई परवाना। तो ई परवाना जो सेवा है ये कृषि महाराष्ट्र आयुक्त निदेशालय के अंतर्गत है। इसके बाद बीज उर्वरक और कीटनाशकों की बिक्री और निर्माण के लिए है। ई थिबक विधि देख लो, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो कृषि मंत्रालय महाराष्ट्र। इसके बाद ENEGP के लिए उपक्रम प्रबंधन प्रणाली है। खासकर जो आपसे उत्तर प्रदेश के हैं उन्हीं को थोड़ा आप देख लो, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा आपको डिटेल में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके रहे हैं, इसका मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा टेलीग्राम पर, बाकी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये रहा पूरा स्क्रीनशॉट, इस तरह आप निकाल सकते हैं 1 मिनट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपसे EP स्पेशल में भी पूछा जाता है, यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश क्षेत्र कितने हैं। तो 9 हैं, याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वह कौन कौन से हैं डिटेल में आप देख सकते हैं। तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क मैदानी क्षेत्र, मध्य मैदानी है, बुंदेलखंड रीजन हो जाता है, उत्तर पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र है। ठीक है,
तो ये सारे जो आप मैपिंग में देखोगे कौन सा भाग आएगा डिटेल में। यहाँ बस ओवरव्यू आप ले लो, जो खासकर याद रखना है 9 क्षेत्र हैं, बस वहाँ पूछ लो, आपसे यहाँ पूछा जा सकता है विकल्प में डाल करके कि निम्नलिखित में से कृषि जलवायु प्रदेश क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र नहीं है, तो एक सरसरी निगाह से आपको देख लेना है। नेक्स्ट है भाई, कृषि विभाग की समस्त चुनौतियों की बात की जा रही, तो प्रदेश के समस्त लघु एवं सीमांत किसानों की फसली ऋण को माफ़ किया जाना, ये भी एक चुनौती है। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश की किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना किया जाना, चाहे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत सरकार की ही लक्ष्य रहा है कि 2022 तक दोगुना करना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ सभी इच्छुक एवं ज़रूरतमंद किसानों तक पहुंचाते हुए क्षतिपूर्ति की धनराशि किसानों को समय से उपलब्ध कराना। बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचन क्षमता बढ़ाने के लिए खेत तालाब योजना का विस्तार, ये सभी जो है वो चुनौतियां हैं, इनको आप देख सकते हैं। यहाँ से कुछ खास पूछा जाने वाला है नहीं आपके एग्ज़ाम में। बर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना करना, ये सभी हैं, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलो साथ ही साथ इस पॉइंट को देख लो कि प्रदेश में बेरोजगार कृषि स्नातकों को रोजगार सृजन हेतु किसकी स्थापना की बात की जा रही, तो एग्री जंक्शन, वन स्टॉप शॉप। ठीक है, मान लो एग्ज़ाम में पूछ ले कि एग्री जंक्शन की स्थापना किसके संबंध में है, तो प्रदेश में बेरोजगार कृषि स्नातकों को रोजगार सृजन हेतु, इस तरह पूछा जा सकता है, तो आप इसको देख लो एक बारी। इसके बाद प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र की स्थापना, ये सभी इसकी चुनौतियाँ रही हैं। तो यहाँ पर कुछ खास इंपॉर्टेंट यही रहा है, इसको आप देख लो, पूछा जा सकता है कि वन स्टॉप शॉप किससे संबंधित है। अगला है दोस्त, किसानों की आय को दोगुना करने की रणनीति। तो एकीकृत फसल प्रणाली, 2 या 2 से अधिक फसलों के साथ बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन आदि करना है। अंतः फसली खेती, अरहर, उर्द, मूंग के साथ मक्का, ज्वार, बाजरा, शामा, कोदो, तिलहनी फसलों की इंटरक्रॉपिंग करना। कृषि वानिकी, खेत के मेड़ पर पॉपुलर यूकेलिप्टस की सुबबूल, करौंदा आदि का रोपण करना है। दुग्ध उत्पादन एवं गोबर तथा गौमूत्र से कंपोस्ट जैविक खाद बनाना। ठीक है, देख लो। बाकी समूह बनकर कृषि यांत्रिकरण का प्रयोग करना है। कृषि उत्पादन समूह खेती को बढ़ावा देकर अधिकाधिक उत्पादन अतिरिक्त पैदा करना और विपणन की तार्किक पद्धति अपनाकर लाभ प्राप्त करना है। फूड प्रोसेसिंग को अपनाकर कृषि उत्पादों को क्या है, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। अगला है आपका, खेती बाड़ी में निवेशों के प्रकार दे रखे हैं। तो बिना पैसे लगाए आप कैसे निवेश कर सकते हो कि समय पर बुआई, सिंचाई, उर्वरक प्रयोग, रोग एवं कीट नियंत्रण, कटाई और सूखा कर भंडारण किया जा सकता है। पैसा व्यय होने वाले निवेश जैसे कि उन्नत बीज का प्रयोग है, उर्वरक है, पेस्टिसाइड, सिंचाई आदि का क्रमशः सीड ड्रिल, मृदा परीक्षण, रोग कीट के प्रकोप की स्थिति, स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करना। ठीक है, कुछ खास इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। अगला भाई, किसानों की आय को दुगना करने के सूत्र बताए जा रहे हैं कि उत्पादन लागत को कम करना है, उत्पादन बढ़ाना है, मूल्य संवर्धन एवं लाभकारी विपणन करना। ये सब आपको यूपीएससी या पीएससी में लिखने के लिए काम आ सकते हैं, यहाँ पर नहीं पूछा जाने वाला है। हाँ, विकल्प में डाल के पूछ सकते हैं, ये सब तो आप कर ही ले जाओगे ऑप्शन में कॉमन सेंस से। चलो अगला है आपका, कृषि विभाग द्वारा प्रशिक्षण है। तो राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर इन्होंने काला बना भी रखा है, नहीं ब्लैक बना रखा है, इसको तो याद रखना है। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान उत्तर प्रदेश में है, कहाँ पर, तो रहमान खेड़ा दैट इज लखनऊ में। यह संस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा खोजी गई कृषि की नवीनतम तकनीकों से कृषि विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं कृषकों को अवगत कराकर उन्हें प्रशिक्षित करता है। तो प्रशिक्षित करता है, याद रखना। यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है कि राज्य कृषि प्रबंध संस्थान है कहाँ पर, तो लखनऊ में। अगला है आपका, कृषि विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में कृषि आंकड़ों की सुधार की योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है। याद रखना है किस विभाग के द्वारा, तो एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है इसके द्वारा उत्तर प्रदेश में कृषि आंकड़ों की सुधार की योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है कि 91-92 विभाग की 2 महत्वपूर्ण योजनाएं। पहली है प्रति एकड़ फसल कूटने की एकीकृत योजना और दूसरा है उत्तर प्रदेश में कृषि सांख्यिकी की सर्वोत्तमुखी योजना का विलय कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला है कि 1999-2000 में दो अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों में फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल एवं उनकी उत्पादन का अध्ययन, कृषि उत्पादन सर्वेक्षण योजना तथा कृषि सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण की योजना का भी इसी योजना में विलय कर दिया गया। कुछ खास नहीं इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन है कि वर्ष 2001 में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल व उनके उत्पादन का अध्ययन तथा कृषि उत्पादन सर्वेक्षण योजना से संबंधित कार्य तथा स्टाफ को उत्तराखंड प्रदेश को हस्तांतरित कर दिया। दैट टाइम विभाजन भी हुआ था, जानते हैं, 9 नवंबर 2000 को। प्रदेश में तिलहनी फसलों एवं मक्का उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड्स पल्सेस एंड मेज एंड ऑयल पाम योजना चलाई जा रही है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसकी उत्पादकता के संबंध में जो योजना है इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड पल्सेस एंड मेज एंड ऑयल पाम, दैट इज आईसोपाम योजना चलाई जा रही है। आईसोपाम का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तिलहनी फसलों एवं मक्का उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु यह योजना है, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इस योजना का जो वित्तीयन है इसमें देखेंगे कि 75% जो है वो केंद्र सरकार खर्च करती है, जबकि 25% जो है वो राज्य सरकार खर्च करती है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 242.01 लाख हेक्टेयर है, भौगोलिक क्षेत्रफल, और लगभग 188.01 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या है, खेती होती है। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम वर्ष 1983 ईस्वी में पारित किया गया था, ये भी इम्पॉर्टेंट याद रखना है। अगला है कृषि विभाग की सहयोगी संस्थाएं, देख सकते हैं कि यूपी राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, यूपी मंडी परिषद है, यूपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भूमि सुधार निगम है, यूपी डास्प है, उपकार है, बीज विकास निगम है, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में। ठीक है, अब इन संस्थाओं को एक एक करके देख लेते हैं। चलिए, पहली जो संस्था है यूपी राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, तो भारतीय बीज अधिनियम 1966 की धारा 8 के अंतर्गत दिनांक 5 अक्टूबर 1976 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना की गई। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको समझना है कि भारतीय बीज अधिनियम कब का है, 1966 का है। धारा को गोली मार दो आप। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब की गई है, 1976 ईस्वी में। इस संस्था ने प्रदेश में बीजों के प्रमाणीकरण का कार्य फसल सत्र खरीफ 1977 से प्रारंभ किया है। बस दो ही यहाँ पर याद रखो तथ्य, एक तो यूपी राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना 1976, साथ ही साथ जो भारतीय बीज अधिनियम कब का है, 1966 का। नेक्स्ट है यूपी मंडी परिषद। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना कब हुई है, वर्ष 1973 ईस्वी में। यह मंडी समितियों की अनेक गतिविधियों एवं कल्याणकारी योजनाओं को नियंत्रित एवं मार्गदर्शन करती है। मंडी परिषद ने कृषि से संबंधित विभिन्न अधिनियमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवाया है। तो यहाँ पर बस इतना याद रखो कि यूपी मंडी परिषद की जो स्थापना है दोस्त कब हुई है, वर्ष 1973 में। दैट्स इट। अगला है आपका यूपी एग्रो, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई है, याद रखो आप, वर्ष 1967 ईस्वी में। मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत यूपी स्टेट एग्रो द्वारा शासन के निर्देशानुसार कृषकों से धान एवं गेहूं क्रय किया जाता है। अब आपको याद रखना है, धान व गेहूं के क्रय से संबंधित यह जो है वो लिमिटेड है, दैट इज एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। प्रदेश में कृषि अभियांत्रिकरण एवं कृषि निवेश को उचित मूल्य पर प्रदेश के कृषकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो है इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, नाम से ही मालूम होना चाहिए आपको, बस इतना याद रखो, स्थापना।
ठीक है, यही सब आपसे पूछा जाना है। आगे बढ़ते हैं, बाकी और पढ़ लो कि यह जो विभाग है ट्रैक्टरों की बिक्री, यंत्रों का निर्माण, अन्न संग्रह, बखारी, स्टील बॉक्सेज एंड कंटेनर्स, कृषि, रक्षा संयंत्र एवं टायर ट्यूब बैटरी की बिक्री आदि से संबंधित है। विभिन्न पेयजल योजनाओं के अंतर्गत इंडिया मार्क्स 2 हैंडपंप की स्थापना का कार्य विभाग ही करता है। यह विभाग खाद, बीज, रसायन, पशु आहार एवं वर्मी कल्चर आदि के विक्रय, वितरण एवं आपूर्ति आदि से संबंधित है। अगला है आपका उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? वर्ष 1978 ईस्वी में। इस निगम का उद्देश्य है भूमि संसाधन की स्वास्थ्य एवं उत्पादकता की रक्षा करना। यह निगम उत्तर प्रदेश क्षारीय भूमि सुधार परियोजना की संपूर्ण पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी है। तो दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट, एक तो याद रखना है स्थापना कब हुई, 1978 में। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश क्षारीय भूमि सुधार परियोजना है यह किसके अंतर्गत आता है? तो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के अंतर्गत। दैट्स इट। अगला है आपका उपकार। उपकार का फुल फॉर्म याद रखो, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। उपकार की स्थापना जो हुई है वह 14 जून 1989 ईस्वी को की गई थी। यह एक स्वायत्त राज्य संगठन है जो सोसाइटी के रूप में, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है, जो कि अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ईयर जरूर याद रखना कि जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो 1860 का है। आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़े भी होंगे, तो ध्यान देना, इन सबको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला विभाग है उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग है। तो गन्ने का मूल स्थान भारतवर्ष है। वर्ष 1920 ईस्वी में, याद रखना गन्ने का मूल स्थान भारतवर्ष, ठीक है। जैसे कपास का भी देखोगे तो भारतवर्ष ही अपना। वर्ष 1920 ईस्वी में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल रहे इंडियन शुगर कमेटी की स्थापना की गई थी, ठीक है, उन्हीं के द्वारा। तो आपने यहाँ पे क्या फैक्ट निकाला भाई, ये कि इंडियन शुगर कमेटी की स्थापना कब हुई है? 1920 में। साथ ही साथ गन्ने का जो मूल स्थान है अपना प्यारा भारतवर्ष ही है। 1931 ईस्वी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक समिति की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा चीनी उद्योग को संरक्षण दिया गया है। वर्ष 1903 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की देवरिया जिले के प्रतापपुर नामक स्थान पर भारत की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद जरूर रखना। साथ ही भारत सरकार द्वारा पारित गन्ना अधिनियम कब का है? वर्ष 1934। इसके द्वारा प्रदेशीय सरकारों को गन्ने के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने हेतु जो है वो अधिकृत किया गया है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए न्यूनतम मूल्य जो बात की जाती है, जैसे कि अन्य फसलों के लिए जानते हैं न्यूनतम जो मूल्य होती, जैसे कि आप बेसिकली जानते हैं MRP, माफ़ कीजिएगा MRP। अरे जो किसान अभी बात कर रहे थे आप कहेंगे उसको MSP, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसी तरह आप यहाँ पर देखेंगे जो गन्ने की बात की जा रही है, गन्ने में होता है FRP, ठीक है, FRP होता है गन्ने के संबंध में, जैसे कि हो जाएगा फेयर रेम्युनरेटिव आपका और प्राइस, ठीक है, फेयर रेम्युनरेटिव प्राइस याद रखना है। अगला है आपका कि उत्तर प्रदेश में 1935 ईस्वी में गन्ना विकास विभाग स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना कृषकों की सहायता के लिए चीनी मिल नियंत्रण अधिनियम कब? 1938 लागू किया। वर्ष 1953-54 ईस्वी में इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनिमय अधिनियम 1953 लागू हुआ। वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश में गन्ने की औसत उपज 81.5 यानी 81.5 टन प्रति हेक्टेयर थी। तो सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखना है। बढ़ते हैं अगले पेज पर। वर्ष 1920 माफ़ कीजिएगा वर्ष 2021 में देखेंगे तो गन्ने की खेती का जो क्षेत्र है प्रदेश में कितना हेक्टेयर है? 127.40 लाख हेक्टेयर है। प्रदेश की कुल स्थापित चीनी मिलों में से वर्तमान में पेराई क्षेत्र
2020-21 में कुल 120 चीनी मिलों का संचालन हुआ है। साथ ही साथ आप जानते हैं, आपसे एक क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है एग्ज़ाम में और बनता भी है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो मिलें हैं वह किसकी हैं, तो वो सबसे अधिक जो है वो चीनी मिलें ही हैं, शुगर की। ठीक है, वैसे उद्योग तो आप जानते हो उत्तर प्रदेश का बेसिकली हथकरघा उद्योग है, लेकिन अगर मिलों की बात करी जाएगी तो चीनी मिल लगाना होगा। वर्तमान पेराई सत्र 2020-21 में चीनी औसत परता की गणना 10.76% रही है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। गन्ना विकास परिषद का गठन उत्तर प्रदेश गन्ना नियमावली 1953 एवं उत्तर प्रदेश पूर्ति एवं खरीद विनियमन नियमावली 1954 की अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड लखनऊ प्रदेश की 168 सहकारी गन्ना विकास समितियों की शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना और पंजीकरण 11 अगस्त 1949 ईस्वी को हुआ था। जानते हैं सोसाइटी ही होती है गन्ना सहकारी समितियां, जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड होना पड़ता है। यह सदस्य गन्ना समितियों, गन्ना किसानों के हितों की सुरक्षा, चीनी मिलों तथा सहकारी गन्ना समितियों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध आदि उद्देश्यों को पूरा करता है। चलो अगला जो डिपार्टमेंट है वह आपका उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग है और इसकी स्थापना वर्ष 1904 ईस्वी में की गई थी। इस विभाग में सहकारी समितियों के निम्न 3 स्तर हैं। प्रारंभिक स्तर, जिसमें कि पंचायत स्तर पर गठित प्रारंभिक कृषि ऋण समितियां जैसी कि क्रय विक्रय, प्राइमरी उपभोक्ता वितरण, सहकारी संघ आदि। एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग की स्थापना कब की गई? 1904 में। साथ ही साथ 3 स्तर, प्रारंभिक स्तर, केंद्रीय और शीर्ष स्तर। दैट्स इट। अब इसमें और थोड़ा देख लो कौन किसके स्तर की अंतर्गत आता है। केंद्रीय स्तर में देखेंगे तो जिला सहकारी बैंक है, जिला सहकारी विकास संघ है और केंद्रीय उपभोक्ता भंडार इत्यादि होते हैं और इनका जो गठन वो सामान्यतः जिला स्तर पर किया जाता है। वहीं पर शीर्ष स्तर है जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड है, उत्तर प्रदेश श्रम एवं निर्माण सहकारी लिमिटेड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड भी और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड आदि आते हैं। नेक्स्ट है सहकारी समितियों का प्रबंध लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। सहकारिता द्वारा जनसाधारण को कृषि ऋण, दीर्घकालीन ऋण एवं धान की खरीद, अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन, उर्वरक एवं बीज वितरण तथा कृषि उपज का क्रय आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। सहकारिता का नियमन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली 1968 द्वारा किया जाता है। प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समिति के माध्यम से नियमित भुगतान करने वाले कृषकों को राज्य सरकार की सहयोग से 3 लाख रुपए तक का ऋण 3% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। तो याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि 3 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो 3% ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला डिपार्टमेंट आता है कृषि विपणन विभाग। स्वतंत्रता के पहले वर्ष 1928 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन किया गया। इस कमीशन ने अनुभव किया कि कृषि पैदावार की उचित विपणन व्यवस्था न होने के कारण किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। विपणन की उचित व्यवस्था के लिए कमीशन की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार के स्तर पर 1935 ईस्वी में कृषि विपणन सलाहकार का पद सृजित किया गया। तो याद रखना, एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि कृषि विपणन सलाहकार का पद सृजित कब किया गया? 1935। उत्तर प्रदेश यानी दैट टाइम नाम इसका रहा संयुक्त प्रांत। तो उत्तर प्रदेश में भी इसी वर्ष 1935 में कृषि विभाग के कृषि निदेशक के अधीन कृषि विपणन संगठन का भी गठन हुआ 1935 में।
अगला तथ्य है कि उत्तर प्रदेश के पश्चात यह कृषि विपणन अनुभाग के रूप में पुनर्गठित किया गया एवं निम्न कार्य सौंपे गए। पहला कार्य दिया गया विपणन सर्वेक्षण अनुसंधान है। विपणन विकास हो गया। प्रदेश में मंडियों का विनियमीकरण करना है, तो इसके अंतर्गत कृषि विपणन विभाग ने उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 विधानमंडल द्वारा पारित कराया। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस देखते चलो, कहानी थोड़ा समझते चलो। फिर इसके बाद वर्ष 1973 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश का गठन किया गया। अब ये फैक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया है, वर्ष 1973 में। कृषि विपणन अनुभाग द्वारा किया जाने वाला मंडी विनियमन कार्य राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद को हस्तांतरित कर दिया गया। वर्ष 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 की संशोधितों के आधार पर कृषि विपणन अनुभाग को कृषि निदेशालय से पृथक कर स्वतंत्र कृषि विपणन निदेशालय का गठन 15 जुलाई 1976 को किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग उत्तर प्रदेश शासन। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा निर्यात को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दिनांक 31 जून 2005 को कृषि विपणन निदेशालय का नाम परिवर्तित कर उपयुक्त विभाग का गठन किया गया, यानी कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग। इसका नाम पहले क्या था? कृषि विपणन निदेशालय। तो याद रखना है, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग की जो गठन है, इसका गठन हुआ है 31 जून 2005 को। ये विभाग मुख्यतः 3 जो है वो देखेंगे तो निम्न प्रकार के कार्य करते हैं। प्रदेश के कृषकों द्वारा उत्पादित कृषि पदार्थों की वैज्ञानिक आधार पर उचित विपणन व्यवस्था की दिशा में प्रयासों को क्या है, गति प्रदान करना। तो आपको उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना है जो आपके एग्जाम में फैक्चुअल ही चीज़ें पूछी जाती हैं, तो फैक्ट को ज़्यादा कवर करना होगा आपको। अगला दे रखा है कृषि विपणन संगठन और मंडी परिषद मंडी समितियों के कार्यों में उचित समन्वय क्या स्थापित करना है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निर्यातकों की गोष्ठियों एवं सेमिनार आदि आयोजित करना। अगला देखते हैं, अगला जो विभाग है आपका वो है उत्तर प्रदेश का वन विभाग। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म पॉलिसी 2014 बनाई। इको पर्यटन की निम्न मुख्य विशेषताएं होती हैं। भाई, पर्यटन स्थलों के परिवेश पर न्यूनतम प्रभाव डालने वाली गतिविधियां होना, इस पर्यटन से स्थानीय जैव विविधता पर कोई प्रभाव न पड़े, प्रतिकूल पर्यावरण संरक्षण को इससे बढ़ावा मिलता है, स्थानीय समुदाय की आय में क्या है, वृद्धि करता है। इसके बाद देखेंगे तो यह सतत विकास में सहयोग प्रदान करता है आदि। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं पर्यटन। तो याद रखो बस, इको टूरिज्म पॉलिसी कब की, 2014 है। ठीक है, और कुछ प्रमुख अधिनियम दे रखे गए हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है, तो 1972 का। ये सब आपको मिलाने में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। वन संरक्षण अधिनियम कब का है, तो 1980 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है, 1986 का है ना। ये सब ईयर जरूर याद रखो, ये सब पूछे जाते हैं अक्सर। इको पर्यटन के अंतर्गत निम्न गतिविधियां संभव हैं, जैसे कि नेचर कैंप है, पर्यावरण हितैषी है, आवासीय सुविधा हो गए, ट्रैकिंग, प्राकृतिक भ्रमण, वन्य जीवावलोकन, ये सब देखो। ठीक है, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट फैक्ट इनको जरूर याद रखो, कौन कौन से जो है ये कब के हैं ये। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी आप कवर कर लो कि भाई साहसिक खेल जैसे कि चट्टानों पर चढ़ाई, राफ्टिंग, नौकायान, कैनोइंग, राइफलिंग है ना, पैरासेलिंग, ये सब जड़ी बूटियाँ, इको पर्यटन, ये सब देख लो आप। इसके बाद आपसे यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है भाई, कि वानिकी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो कानपुर में है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वीडियो देख रहे हो तो आप नोट बनाते चलो, तो वही आपके काम की चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये पूरा जो बुक है ना, आप देखोगे अगर नोट बनाओगे ज़्यादा से ज़्यादा 10 पन्ने यानी 10-20 पेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, और वही फैक्ट आपको एग्ज़ाम के पहले रिवाइज करके जाना होगा। वरना यदि आप वीडियो देख के कथा सुनना चाह रहे हैं तो फिर वही है, आपका समय भी बर्बाद होगा दोस्त। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, तो वर्ष 1960 ईस्वी में उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन एक सलाहकार बोर्ड के रूप में हुआ था। अब यहाँ पर आपका फैक्ट क्या है इंपॉर्टेंट, कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब है, 1960 में।
बाद में फिर क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को संशोधित कर दिया गया। अब इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, है ना। खादी ग्रामोद्योग इसी में तथा घुसेड़ दिया गया बीच में, समझ रहे। तो एक स्वायत्त संस्था के रूप में पुनर्गठित हुआ। अप्रैल 1967 ईस्वी में उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश से समस्त खादी ग्रामोद्योग योजनाएं उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को स्थानांतरित कर दी गई हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य क्या है कि छोटे छोटे उद्योगों तथा कम पूंजी निवेश के उद्योगों को स्थापित कराकर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की संचालक मंडल में 5 सरकारी एवं 7 गैर सरकारी सदस्य होते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की जो संचालक मंडल में कितने सदस्य हैं, तो देखेंगे 5 जो है सरकारी हो जाते हैं और 7 ऐसे सदस्य जो गैर सरकारी हैं। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपको वीडियो देख रहे हैं, इसी नोट को आपको लिखना है, बाकी कहानियाँ नहीं लिखना है, और वही एग्ज़ाम के पहले आपको रिवाइज करके जाना होगा। इन गैर सरकारी सदस्यों को 2 वर्ष के लिए नामित किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार के खादी ग्रामोद्योग मंत्री उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। गैर सरकारी सदस्यों में से एक पूर्णकालिक उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का सर्वोच्च जो प्रशासनिक अधिकारी है मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 116 ग्रामीण उद्योगों को सहायता दी जाती है। इन उद्योगों को 7 समूहों में बांटा गया है। 7 समूह देखेंगे तो निम्नलिखित हैं। 7 समूह पूछ लेगा, कितने समूह, तो 7, बस इतने याद रखो, बाकी ये पूरा डिटेल नहीं पूछेगा, पढ़ लो कि वन आधारित उद्योग है, कृषि आधारित और खाद्य उद्योग हो गए, बहुलक रसायन आधारित उद्योग है, इंजीनियरिंग और गैर परंपरागत उद्योग, वस्त्र उद्योग, सेवा उद्योग। अगला है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों के लिए 2 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। ये जानकारी आपको होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिला सेक्टर की देखोगे तो मुख्यमंत्री ग्रामोदय रोजगार योजना है और आयुक्त खादी और ग्रामोद्योग रोजगार योजना, ये 2 योजनाएं हैं। इस योजना का दूसरा जो नाम है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन योजना है। तो याद रखना है, मुख्यमंत्री ग्रामोदय रोजगार योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ग्रामोदय रोजगार योजना के अंतर्गत देखोगे तो अधिकतम ऋण जो सीमा है वह 10 लाख रुपए है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सभी याद जरूर रखना। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकतम ऋण सीमा कितनी है, तो 25 लाख रुपए है। मुख्यमंत्री में देखो तो 10, प्रधानमंत्री में थोड़ा बड़ा हो जाएगा 25। और उद्यमी द्वारा जो देय ब्याज बैंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा, देय ब्याज बैंक द्वारा। बोर्ड के द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण के लिए 2 प्रयोगशालाएं संचालित की जा रही हैं। पहली तो गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला डालीगंज लखनऊ है और दूसरी है गोरखपुर खजनी की। बोर्ड द्वारा संचालित 6 अन्य सहायक योजनाएं हैं जो कि इस प्रकार हैं। पशु सविच्छेदन एवं चर्मशोधन सहकारी समितियों को सहायता, हाथ कागज गुणवत्ता सुधार गुणवत्ता, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस एक बार देख लो आप। लेकिन जो ये फैक्ट हैं आपको इनको ज़रूर याद रखना है, कितनी कितनी ऋण सीमा है। जो बताया जा रहा है उसी को नोट करो, एग्ज़ाम के पहले वही रिवाइज करके जाना होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका लेबर डिपार्टमेंट है, श्रम विभाग है। श्रम विभाग के अधीन श्रम आयुक्त कार्यालय प्रमुख अनुभाग है। श्रम आयुक्त कार्यालय की स्थापना वर्ष 1936 ईस्वी में हुई थी। श्रम आयुक्त कार्यालय में 33 श्रम कानूनों को लागू करता है। इन 33 श्रम कानूनों में से 24 जो है केंद्र सरकार के हैं और 9 राज्य सरकार के हैं, याद रखना है। श्रम आयुक्त कार्यालय ने औद्योगिक विवादों के निपटारा के लिए 3 प्रभागों का गठन किया है। प्रवर्तन एवं सुलह समझौता हो गया, कारखाना निदेशालय और तीसरा है बॉयलर निदेशालय। श्रम आयुक्त कार्यालय की विभागाध्यक्ष श्रम आयुक्त होते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना का शुभारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 24 फरवरी 1952 ईस्वी को कानपुर नगर से हुआ।
एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद जरूर रखना कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत जो हुई वह 24 फरवरी 1952 ईस्वी को कानपुर नगर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 10 जून 1985 ईस्वी से श्रम विभाग की यह योजना संचालित की जा रही है। अगला है आपका कर्मचारी राज्य बीमा योजना। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। यह योजना विद्युत और गैर विद्युत चालित कम से कम 10 कामगार वाली कारखानों की उन कर्मचारियों पर लागू है जिनकी अधिकतम मासिक वेतन 15,000 रुपये तक है। इस योजना से आच्छादित श्रमिकों के वेतन से 1.75 तथा सेवा आयोजक से आजादी श्रमिकों से वेतन देखेंगे तो 4.75% प्रतिमाह की दर से कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान कर्मचारी राज्य बीमा निगम की भारत सरकार द्वारा जमा होता है। औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय का संचालन भी क्या है, श्रम विभाग द्वारा ही किया जा रहा है। औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय का जो मुख्यालय है कहाँ पर, इंपॉर्टेंट फैक्ट, कहाँ पर, इलाहाबाद में, दैट इज प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं। कितने? 6 हैं। कौन कौन से हैं इनको याद रखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक तो मुख्यालय हो गया आपका इलाहाबाद में, 6 और उनकी जो है न्यायाधिकरण भी हैं। प्रयागराज है, लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, मेरठ है और गोरखपुर है। उत्तर प्रदेश में 16 जिलों में 20 श्रम न्यायालय भी हैं। 20 जो है देखेंगे तो कहाँ कहाँ कितने हैं बताए गए हैं। सबसे ज़्यादा यदि पूछा जाता है तो ध्यान देना है कानपुर में है। इसके बाद फिर गाजियाबाद में 2 हैं। बाकी जो प्रत्येक ज़िले हैं देखेंगे तो लखनऊ में 1, लगरा में 1, बरेली में, गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या, रामपुर, वाराणसी, रानपुर, मेरठ, फिरोजाबाद, मिर्ज़ापुर, गौतमबुद्ध नगर, झांसी। तो भाई कानपुर जरूर याद रख लो। अब गाजियाबाद, ठीक है, सबसे ज़्यादा कानपुर में है। हो सकता पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जो श्रम न्यायालय है किस ज़िले में है, तो उत्तर प्रदेश में 20 श्रम न्यायालय, इनको याद रखना कि 20 हैं टोटल, और सबसे ज़्यादा कानपुर में है 4 हैं। उसके बाद गाजियाबाद में 2 हैं। बाकी एक एक जो ज़िले हैं इनको याद रख सकते हो, देख लो। बाकी कानपुर जरूर याद रखना। नेक्स्ट है आपका प्रतिभूमि विकास विभाग है। तो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना वर्ष 1978 ईस्वी में की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रतिभूमि विकास द्वारा 3 परियोजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम है, समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम है, और तीसरा है आपका बुंदेलखंड पैकेज। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान बेली कला लखनऊ में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रतिभूमि विकास विभाग भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास के अधीन है। उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं का कार्यकाल 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था, जो कि आप अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पढ़ते भी हो कि राष्ट्रीय जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ना, वो कब स्टार्ट हुआ है। तो 1952 डेट भी दिया रखा है कभी कभी, तो आप 2 अक्टूबर याद रखो, 2 अक्टूबर 1952। अगला है आपका लघु सिंचाई विभाग। तो उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई विभाग की स्थापना कब हुई है दोस्त, वर्ष 1964 ईस्वी में। वर्तमान में प्रदेश को भौगोलिक स्थिति के अनुसार मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा चुका है। पहला देखोगे मैदानी क्षेत्र है, दूसरा हो जाता है पठारी क्षेत्र। वर्तमान में लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत निम्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जैसे कि आपका है निःशुल्क बोरिंग योजना। लघु सिंचाई विभाग द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु वर्ष 1985 ईस्वी से निःशुल्क बोरिंग नामक योजना लागू की गई है। याद रखो, निःशुल्क बोरिंग योजना कब से है भाई, 1985 से है। यह योजना प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए ही है। लघु और सीमांत कृषक ही इसमें शामिल हैं। यह योजना प्रदेश की अतिदोहित विकास खंडों को छोड़कर सभी जनपदों में संचालित है। इस योजना के अंतर्गत सामान्य लघु कृषकों के लिए बोरिंग पर कितना अमाउंट है, तो 5,000 रुपया प्रति बोरिंग, और पंप सेट पर देखोगे तो 4,500 रुपये प्रति पंप सेट सहित कुल 9,500 का जो है वो ग्रांट मिलता है सरकार की तरफ से। सीमांत कृषकों के लिए बोरिंग पर 7,000 रुपये प्रति बोरिंग, और पंप सेट का देखोगे तो 6,000 रुपये प्रति पंप सेट है।
कुल देखोगे तो सीमांत में 13,000 है, जबकि लघु में 9,500 है। ठीक है, इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है इनको जरूर याद रखना। फिर है कि अनुसूचित जाति हो यानी SC ST के जो हैं लघु और सीमांत, इनके लिए क्या अमाउंट है, तो इनके लिए अमाउंट देखोगे तो लाभार्थियों की बोरिंग पर जो दिया जाता है वो 10,000 रुपये दे दिया जाता है, और पंप सेट स्थापित करने पर देखोगे तो 9, तो यहाँ देखोगे तो इनको 19,000 मिल जा रहा है। अब निःशुल्क बोरिंग योजना के बाद जो है आता है गहरे नलकूप की योजना। जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको ज़रूर याद रखना, घटना चक्र अच्छे से कवर करो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इतना डाटा दे रखा है, इसी का नोट बना डालो आप, एग्ज़ाम में आपका अच्छे से स्कोर होगा दोस्त। अगला है आपका गहरे नलकूप की योजना है। बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्रों में यह योजना लागू की गई है। तो याद रखो गहरे नलकूप योजना किस रीजन के लिए है, तो बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्रों के लिए। वर्ष 1986 ईस्वी से प्रदेश की कठिन एवं गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में हैवी रिंग मशीनों द्वारा गहरे नलकूपों की योजना की लागू की गई है। यह योजना संपूर्ण उत्तर प्रदेश के कठिन एवं गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में संचालित है। योजना में सभी श्रेणी के कृषक पात्र हैं। एक से अधिक कृषकों के लाभार्थी समूहों की संयुक्त बोरिंग भी अनुमन्य है। एलुवियल क्षेत्रों में नलकूप निर्माण 60 मीटर गहरे क्षेत्रों से अनुमन्य है। नलकूप निर्माण की लागत का अधिकतम 50,000 या 1 लाख रुपए, जो भी कम हो उसका अनुदान क्या है, देय है। पंजीकृत कृषकों की बोरिंग स्थल का जियो फिजिकल सर्वेक्षण कराया जाता है। कृषक बोरिंग की जो लागत है वो 50% धनराशि विभाग में अग्रिम जमा करनी होती है। बोरिंग असफल अगर हो जाती है तो कृषक की जमा धनराशि से व्यय का मात्र 10% अधिकतम 1,000 रुपये, जो भी कम हो, काटा जाता है। अगला जो है आपका मध्यम गहरे नलकूप की योजना की बात की जा रही है। यह योजना प्रदेश में 2004-05 से लागू है। यह योजना प्रदेश की समस्त मैदानी क्षेत्र में 31 मीटर से 60 मीटर के मध्य भूजलग्राही स्ट्रीटा वाले क्षेत्रों में लागू की गई है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, नोट बनाकर लिखते रहना है। अब यहाँ पर कुछ समझाने वाली, अब कुछ लोग कहते हैं रीडिंग ने, अब ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। अब इसमें समझाने वाली फैक्ट में क्या बातें हैं। ठीक है, इस योजना में सभी श्रेणी जाति के कृषक हैं। मध्यम गहरे नलकूप से न्यूनतम जो है 6 हेक्टेयर शुद्ध व 10 हेक्टेयर सकल भूमि सिंचित होना क्या है, आवश्यक है। नलकूप की लागत में ड्रिलिंग है, पाइप है, पंपिंग सेट, पंप हाउस, विद्युतीकरण और जल वितरण प्रणाली का व्यय शामिल है। नलकूप लागत का 50% या 75,000 रुपये, जो भी कम हो, अनुदान जो है वो मिलता है, ग्रांट। शेष बातें गहरे नलकूप की योजना की भांति ही होंगी। अगला देखो भाई, पठारी क्षेत्रों में इन्वेलरिंग मशीन द्वारा बोरिंग योजना है। तो प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में इनवेल वैगन ड्रिल द्वारा बोरिंग का कार्य किया जाता है। यह योजना झांसी देखोगे, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, आगरा, प्रयागराज जनपदों के पठारी क्षेत्रों में लागू है। इस योजना में लागत का अधिकतम कितना, 50% या 7,500 रुपया, जो दोनों में कम हो। बोरिंग असफल हो जाती है 10% वही, और 400 जो है पर किसान से लिया जाता है और शेष शासन द्वारा वहन कर दिया जाता है। अगला जो फैक्ट है वो पठारी क्षेत्रों में ब्लास्ट कूप निर्माण व गहरा करना, इससे संबंधित तथ्य हैं। क्या है भाई, तो इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में ब्लास्टिंग यूनिट द्वारा कूपों का निर्माण लघु सिंचाई विभाग द्वारा कराया जाता है। यह योजना झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जनपदों में पठारी क्षेत्रों में लागू है। अगला है 6 नंबर, ये योजना है आपकी पाताल तोड़ कूप निर्माण योजना है। तो यह योजना उन्हीं क्षेत्रों में होगी जहां पानी का स्रोत जो है काफ़ी नीचे होगा, पाताल तोड़। तो यह योजना आगरा, मैनपुर, इटावा, जालौन में लागू है। पाताल तोड़ हैंडसेट बोरिंग से निर्मित आर्टिजन कूप पर लागत का अधिकतम 50% या 5,000 रुपया तक अनुदान दिया जाता है। रिंग मशीन से निर्मित आर्टिजन कूप पर अधिकतम 50% या 15,000 रुपये तक का ग्रांट है। पाताल तोड़ कूपों से ऊर्जा की बचत होती है क्योंकि पानी जो है स्वतः पंप से निकलता है। पाताल तोड़ कूप उन्हीं क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जिन क्षेत्रों में भूगर्भ जलीय जो संरचना है इसके लिए उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये थोड़ा रीजन देख लो आप। ठीक है, इसके बाद ये जो अमाउंट दिए गए हैं ये इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट भाई सतही पंपसेट योजना है, तो बुंदेलखंड की समस्त जनपदों तथा विंध्याचल के क्षेत्र के देखेंगे, दैट इज मिर्जापुर, प्रयागराज, चंदौली, सोनभद्र के पठारी क्षेत्रों में बोरिंग कार्य कठिन होने के कारण इस योजना के तहत प्राकृतिक जल स्रोतों से सिंचाई करने हेतु पंपसेट स्थापित करने पर निम्न प्रकार के ग्रांट जो है दिए जाते हैं। सामान्य लघु कृषकों को देखेंगे तो 4,500 रुपया है, सामान्य सीमांत में देखेंगे तो 6,000 रुपये है। वहीं पर SC/ST की अगर बात की जाएगी तो SC/ST जो किसान है उनको 9,000 रुपये है। इसके अलावा देखेंगे चेक डैम निर्माण, तो चेक डैम निर्माण की जो बात की जा रही है वो प्रदेश में पठारी क्षेत्रों में वर्षा जल का उपयोग सिंचाई के साथ साथ भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु विशेष रूप से बुंदेलखंड में नालों पर चेक डैम बनाकर किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में लघु सिंचाई विभाग द्वारा ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग हेतु तालाबों का जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। नेक्स्ट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना, तो इस योजना में क्या है, यह जो योजना है वो वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारंभ की गई है। इस योजना में 2 प्रकार की समूहों का गठन किया जाता है, 2 प्रकार की समूहों का गठन किया जाता है। पहला तो SC/ST कि जो किसान बाहुल्य समूह है और सामान्य श्रेणी के लघु और सीमांत कृषक बाहुल्य समूह। अब यहाँ पर जो एग्जाम में फैक्ट पूछा जाएगा भाई राम मनोहर जो नलकूप योजना का आविष्कार आरंभ हुआ 12-13 है ना, किस प्रकार के समूह इसमें गठन है, तो SC/ST के किसान आ जाते हैं और इसमें लघु और सीमांत वाले आ जाते हैं सामान्य श्रेणी के। इस योजना में नलकूप निर्माण की जो लागत है वो 5 लाख है। देख रहे हो आप, नलकूप ट्यूबवेल निर्माण लागत कितना, 5 लाख। नलकूप निर्माण पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कृषक बाहुल्य समूह हित अनुमान जो अनुदान है वो 100% या 5 लाख रुपए जो है वो दिया जाता है। यानी भाई ट्यूबवेल को निर्माण कोई करवा रहा है SC/ST किसान है तो ले लो ग्रांट, कोई दिक्कत नहीं, 5 लाख रुपए यानी मैक्सिमम 5 लाख। मान लो 4 लाख का वो बनवाए ट्यूबवेल तो 4 लाख ही मिलेगा, 5 लाख नहीं, मैक्सिमम 5 है। मान लो 6 लाख बनवा लिए तो उनको 5 लाख तक ही ग्रांट मिलेगा, 1 लाख अपना खुद भरें। अगला है आपका सामान्य श्रेणी के लघु सीमांत कृषक बाहुल्य समूह है, तो देखोगे तो 75% है, यानी SC/ST में तो 100% है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो 75% ही। मान लीजिए 5 लाख का ही निकाल बनवाते हैं अपना, है ना, लघु और सीमांत वाले कृषक, तो उनको जो छूट मिलेगी 5 लाख का 75% निकालोगे तो 5 7 35 5 हम 25 2 37 यानी लगभग जो है वो 3,75,000 का मिल जाएगा, छूट इनको मिल जाएगी, ठीक है। या ₹392 दोनों में क्या है न्यूनतम होगा, तो सिंपल सी बात 375 का छूट मिल जाएगा इनको, तो 392 तक इनको मैक्सिमम मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 77.39% सिंचित क्षेत्र निजी लघु सिंचाई कार्यों से आच्छादित, अर्थात 3/4 से अधिक भाग। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, पूछा जा सकता है। जो सिंचित क्षेत्र है वर्तमान में देखोगे तो इसमें जो है टोटल सिंचित क्षेत्र लगभग निजी क्षेत्र से देखेंगे, निजी लघु सिंचाई कार्यों से जो आच्छादित होने वाले हैं वो 77 यानी आप कह सकते हैं लगभग 77.5% है। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई, देखो एक जो फैक्ट है इनको यही याद रखना, लगभग उभग नहीं, क्योंकि कभी कभी एग्जैक्ट अराउंड पूछ लेते हैं, ठीक है। तो प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निजी नलकूपों के माध्यम से की जाती है। सिंपल सी बात, आप पढ़ते हुए स्पेशल में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की जाती है वो नलकूप से ही की जाती है, और निजी नलकूप की ही बात यहाँ पर की जा रही है। हर खेत को पानी, हर खेत को पानी, हर किसान की खुशहाली लघु सिंचाई विभाग का संकल्प है। एग्जाम में अगर पूछा जाता है किस विभाग का संकल्प है तो लघु सिंचाई विभाग का। अगला आपका प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो लघु सिंचाई विभाग द्वारा अतिदोहित तथा क्रांतिक विकास खंडों में 1 हेक्टेयर से बड़े तालाबों के पुनः विकास एवं प्रबंधन हेतु वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई है। याद रखना है कब है भाई, 2016-17 से इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना में जो आवंटित धनराशि वो 40% जो है वो राज्य सरकार देती है। अब याद ये भी रखो कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में जो खर्चा होता है 40% तो राज्य सरकार वहन करती है, 60% जो हो केंद्र सरकार, तो रेशियो भी पूछा जाता है, तो याद रखो। उसके बाद 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्रारंभ कर दिया गया है ना, तो याद रखो ये सब चीज़ों को।
ये तो जानते ही हो मिशन है 2019 तक रहा है। यहाँ पर बस आप इतना याद रखिए प्रधानमंत्री की सिंचाई सिंचाई योजना का शुभारंभ कब हुआ है, तो ये 1 हेक्टेयर से बड़े तालाबों के पुनः विकास हेतु है ये, और साथ ही साथ 2016-17 है, और साथ ही साथ जो रेशियो है सेंटर स्टेट का 60 और 40 का रेशियो है। नेक्स्ट पॉइंट है पंचायत सशक्तिकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना, तो ये लागू हुई है 11-12 में, ठीक है। इसके बाद 13-14 में देखोगे तो इस योजना का जो है राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान में संविलीन कर दिया गया। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा भारत द्वारा जो है ये वित्त पोषित है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में प्रत्येक वर्ष सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले 26 ग्राम पंचायतें, 4 क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों को चयनित किया जाता है, ठीक है। तो ये पंचायती राज इनको दे दिया जाता है पुरस्कार वगैरह। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है सिंचाई योजना में जो प्रधानमंत्री कृषि है इसकी शुरुआत हुई है 16-17 में। हेक्टेयर से बड़े तालाबों की पुनः विकास की बात की जाती, 60-40 का रेशियो है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन जानते हुए 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ। उसके बाद पंचायत सशक्तिकरण उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना की जो बात की गई 2011-12 में लागू की गई है, ये मर्ज कर दिया गया, तो इसको याद मत रखो, ठीक है। इसके साथ आपको आगे बढ़ते हैं। 2011-12 में पुरस्कार स्वरूप ग्राम पंचायतों को 7 लाख रुपया और क्षेत्र पंचायतों को 15 लाख और जिला पंचायतों को 25 लाख रुपये धनराशि दी गई थी, याद रखना, ठीक है। पंचायत सशक्तिकरण प्रोत्साहन योजना कब स्टार्टिंग है इसकी 11-12 में। इसके बाद इसके तहत जो राशि यानी पुरस्कार जो दिया जाता है ना उसको आप याद रख लो कि 26 ग्राम पंचायतों को चयनित किया जाता है, 4 क्षेत्र पंचायतें चयनित होती है, जोन जिला। ग्राम पंचायतों को दिया जाने वाला जो अमाउंट होता है वो 7 लाख रुपया होता है, क्षेत्र पंचायतों को दिया जाता है 15 लाख और जिला पंचायतों को 25 लाख रुपए, यानी 25-25 है, हर पंचायत को दिया जाएगा। हाँ, वर्ष 2013 में इस पुरस्कार की धनराशि को बढ़ा दिया गया है, तो 9 लाख रुपया हो गया है और 20 लाख और 40 लाख, तो सिंपल सी बात है, जहाँ 7 लाख दिया जाता था वहाँ 9 लाख कर दिया गया, 15 लाख था 20 लाख कर दिया गया और 25 को सीधे 40। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको याद जरूर रखो, ज़्यादा ना याद कर पाओ पुराना तो नया याद जरूर रख लो, 9, 20 और 40। अगली बात आती भाई राज्य वित्तीय आयोग की। ये आप जो चैप्टर नंबर 5 कराया गया है ग्राम समाज वाले में, आप वहाँ पर देखेंगे इसको अच्छे से कवर किया गया है पंचायती राज संस्था एवं ग्राम समाज को, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। राज्य वित्त आयोग की बात की जा रही 243I जो आर्टिकल है आपका, तथा 243Y की अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ डिटेल में पढ़ लोगे दोस्तों, ठीक है। वर्तमान में देखोगे तो राज्य वित्त आयोग का आनंद मिश्रा बताए जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से कवर करना होगा, ठीक है, पंचायती राज वाले चैप्टर नंबर 5 से। चलो अगला देख लेते हैं। बाकी यहाँ देख रहे हो कुछ खास नहीं यहाँ पर बताया गया, वहाँ देखोगे तो डिटेल में आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें। नेक्स्ट है भाई गजेटियर्स विभाग है, तो राजस्व विभाग के अधीन ही एक अन्य विभाग है, दैट इज गजेटियर्स विभाग। इस विभाग का विभागाध्यक्ष प्रमुख संपादक जिला गजेटियर्स हैं। इसका कार्यकाल जो है जवाहर भवन लखनऊ में स्थित है, माफ़ कीजिएगा कार्यालय, ठीक है। तो गजेटियर्स विभाग का जो हेड ऑफिस है कहाँ पर है, तो जान लीजिए आप, ये जवाहर भवन लखनऊ में पूछा अगर जाता है तो याद रखो। इस विभाग का कार्य जिलों के गजेटियर जो होते हैं वो तैयार करते हैं, और गजेटियर में जिले से संबंधित आवश्यक क्या है सूचनाएं होती हैं। और गजेटियर से क्या है भाई, राष्ट्र की संपत्ति है। जिला गजेटियर से प्रामाणिक सूचनाओं के जो स्रोत हैं, किसी जिले की संपूर्ण सूचना के स्रोत के रूप में गजेटियर्स की महत्ता 1803 ईस्वी में समझी गई थी। इस दिशा में वास्तविक काम 1872 में हुआ। उस समय भारत का इंपीरियल गजेटियर्स तैयार करने का काम भारत सरकार द्वारा किया गया। वर्ष 1957 में जिला गजेटियर्स विभाग की स्थापना की गई। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखो कि जिला गजेटियर्स विभाग की स्थापना कब हुई, 1957 में। प्रारंभ में 54 जिलों के गजेटियर्स तैयार किए गए थे और ये 8 पूरक भागों में अंग्रेजी में लिखे गए थे। ये केंद्रीय योजना के अंतर्गत तैयार किए गए थे। इसकी अतिरिक्त प्रदेश स्तर पर 5 खंडों में उत्तर प्रदेश का राज्य गजेटियर तैयार किया गया। वर्ष 1980-81 में पूरी गजेटियर्स योजना राज्य सरकार को सौंप दी गई। तो याद रखो जिला गजेटियर विभाग की स्थापना 1957।
और राज्य सरकार को पूरी जो गजेटियर योजना कब सौंपी गई है? 1980-81 में। तब से उत्तर प्रदेश की जिला गजेटियर हिंदी में लिखे जाने लगे हैं। 5 जिलों के गजेटियर्स हिंदी में प्रकाशित हो चुके हैं। इन जिलों के नाम जैसे मेरठ है, गाजियाबाद, ललितपुर, कानपुर, देहात और फिरोजाबाद है। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। अगला आपका राज्य आपदा प्रबंधन विभाग है। तो प्रदेश में आपदाओं से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया है। यह विभाग राजस्व विभाग के अधीन काम करता है। इस विभाग का प्रमुख राहत आयुक्त है। इस विभाग का प्रमुख जो होता है राहत आयुक्त हैं। दैवीय आपदाओं से संबंध में आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा आपदा प्रबंधन की योजना तैयार करना राहत आयुक्त का प्रमुख कार्य है। राहत आयुक्त की अधीन मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से 4 प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कि बाढ़ है, सूखा है, आगजनी और भूकंप। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट इनको याद रखो जानकारी के लिए। प्रदेश में बाढ़ से प्रतिवर्ष लगभग देखोगे 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र क्या है? प्रभावित होता है। प्रदेश में बाढ़ से प्रतिवर्ष अनुमानतः 432 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के जिले और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 11 जिले भूकंप प्रभावित उच्च खतरे वाले क्षेत्र 4 में आते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन जिलों के जो नाम हैं आप देखेंगे, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, जेपी नगर, रामपुर, मुरादाबाद और बुलंदशहर है। उत्तर प्रदेश में जिन प्रमुख नदियों से बाढ़ आती है वे हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, राप्ती और गंडक। प्रदेश के कुल 242.01 लाख हेक्टेयर प्रादेशिक क्षेत्र में से लगभग 73.06 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। सिंचाई विभाग के अनुमान के मुताबिक देखोगे तो 58.72 लाख हेक्टेयर को वास्तविक रूप से सुरक्षित किया जा सकता है और मार्च 2004 तक मात्र 16.01 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को रक्षित किया जा चुका है। नेपाल सीमा से सटे तराई क्षेत्र के पूर्वी जिले बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की एक दूसरी बड़ी आपदा सूखा है। राज्य में देश में पैदा होने वाले कुल अनाज का लगभग 21% उत्पादन होता है। इस तरह देख लो, देश में पैदा जो होने वाला कुल अनाज 21% क्या है? उत्तर प्रदेश में ही है। इस तरह से कृषि उत्पादन की दृष्टि से क्या है? अपना प्यारा उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। सिंचित क्षेत्र का जो भाग है वो नलकूप द्वारा और शेष भाग झीलों, तालाबों आदि द्वारा सिंचित है। लगभग कितना? वर्ष 2017-18 डाटा के हिसाब से देखेंगे तो 15.2% भाग जो है नहरों द्वारा जो है वो सिंचित है। और जबकि आप देखोगे 74.9% नलकूप द्वारा है। समझ रहे हैं आप? तो सबसे ज़्यादा नलकूप द्वारा है, ये पढ़ते भी हो। सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र जो है वो नलकूप द्वारा है, ट्यूबवेलों के द्वारा 74.9% है। प्रदेश में सिंचित क्षेत्र का 1/3 भाग मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। तो याद रखो कि मानसूनी वर्षा पर जो निर्भर सिंचित क्षेत्र है प्रदेश के 1/3 भाग हैं। इसके साथ ही प्रदेश का संपूर्ण वर्षा पूरित क्षेत्र मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। आपदाओं से निपटने के लिए देश के स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिले के स्तर पर देखोगे तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। तो याद रखना, राज्य है तो राज्य स्तर पर होगा, जिला प्रबंधन। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कार्य करता है। भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे तो वही होंगे मेन अधिकारी, जिला अधिकारी। अगला देखो दोस्त, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग है। तो उत्तर प्रदेश के जो कार्यक्रम है उनकी जो एग्जीक्यूशन का जो डिपार्टमेंट है, इस विभाग द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा वर्ष 1975 में की गई थी। तो याद रखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 सूत्री जो कार्यक्रम की घोषणा है वो वर्ष 1975 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान में यह जो कार्यक्रम है वह 2006 ईस्वी से क्या है? लागू है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य पिछड़े व निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। यह भारत सरकार की योजना है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में स्टार्टिंग है और 2006 से जो है यह लागू है और यह भारत सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य है पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना। 20 सूत्रीय जो बिंदु हैं कार्यक्रम है, इसमें कौन कौन है देख सकते हैं। गरीबी हटाओ, जनशक्ति, किसान मित्र, श्रमिक कल्याण, सबके लिए आवास, शुद्ध पेयजल, जनधन
जन जन का श्वास है, सबके लिए शिक्षा है, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण है, महिला कल्याण है, युवा विकास है, बस्ती सुधार, पर्यावरण संरक्षण एवं वन वृद्धि है, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़क है ना, ग्रामीण सड़क हो गया, फिर ग्रामीण आपका ऊर्जा है। इसके बाद 17 में देखेंगे तो पिछड़ा क्षेत्र विकास है, 18 खाद्य सुरक्षा, 19 में देखेंगे तो बाल कल्याण है, और 20वां जो अंतिम नंबर है आप देखेंगे ई गवर्नेंस की बात की जा रही है, ई शासन। इसमें 4 स्तरीय यानी जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है, इसमें 4 स्तरीय अनुश्रवण की व्यवस्था भी है। ये 4 स्तर कौन से हैं? विकासखंड स्तर पर होगा, जनपद स्तर पर और राज्य स्तर पर, शासित केंद्र स्तर पर। आगे बढ़ते हैं दोस्त, दैट इज ग्रामीण अभिनियंत्रण विभाग। ग्रामीण अभिनियंत्रण विभाग का गठन वर्ष 1872 ईस्वी में किया गया था। इस विभाग का मुख्य काम प्रदेश की ग्रामीण अंचलों की संपर्क में मार्गों, पुलियों और भवनों का निर्माण कराया जाना है। नेक्स्ट है आपका युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विकास दल विभाग, और इसी विभाग के साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ जो है पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विकास विभाग जो है, इसकी स्थापना, इसका गठन वर्ष 1947 ईस्वी में प्रांतीय रक्षक दल का गठन किया गया था, और वर्ष 1952 ईस्वी में काउंसिल ऑफ फिजिकल कल्चर का प्रांतीय रक्षक दल में विलय भी कर दिया गया। वर्ष 1956 ईस्वी में युवा आंदोलन संगठन की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत ग्रामीण युवाओं की संगठन युवक मंगल दल बनने लगे। 31 मार्च 2016 से इस परियोजना के स्थान पर खेलो इंडिया योजना का प्रारंभ किया गया। खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत 14 वर्ष से कम, समझो खेलो इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 31 मार्च 2016। इसी के अंतर्गत देखोगे तो 14 वर्ष से कम उम्र के बालक तथा 17 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं को अंगीकृत खेल विधाओं में विकास खंड स्तर से लेकर राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं की आयोजन के उपरांत राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिवर्ष प्रतिभाग कराया जाता है। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम याद रखो, बालक हैं तो 14 वर्ष से कम उम्र के हैं, और बालिकाएं हैं तो 17 वर्ष से कम उम्र की, इनको जो है खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत भाग लेना होता। अब यहाँ 31 मार्च 2016 की इसकी शुरुआत हुई है। साथ ही साथ प्रत्येक ग्राम स्तर पर ग्रामीण युवाओं को युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के रूप में गठन भी किया जाता है। युवक मंगल दलों और महिला मंगल दलों का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत कराया जाता है। कुछ निश्चित विशेष कार्यों के लिए अग्रणी युवक या महिला मंगल दलों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। प्रांतीय रक्षक दल में ग्रामीण युवाओं में देश प्रेम एवं राष्ट्रभक्ति का भाव उत्पन्न करने के लिए भर्ती किया जाता है। उल्लेखनीय है कि 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया भी जाता है ना। राष्ट्रीय युवा दिवस कब? 12 जनवरी को। आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस पर है मनाया जाता है। अगला है आपका राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य युवा कल्याण परिषद का गठन कब हुआ है? तो 1977 में। इसकी अध्यक्ष जो होते हैं वह चीफ मिनिस्टर होते हैं। प्रतिवर्ष 12 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रदेशों में किया जाता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में 18 विधाओं में प्रतियोगिता तथा 2 परंपरागत कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसी के साथ पूरा का पूरा जो चैप्टर नंबर आपका 8 है, दैट इज ग्रामीण क्षेत्र संबंधी उत्तर प्रदेश सरकार की विभाग कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही साथ वीडियो की अपडेट्स यानी चैनल पर कोई भी वीडियो अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो घंटा है उसकी ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहा, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा, साथ ही नोट भी बनाते चलिएगा। एग्ज़ाम के टाइम वो आपका वही काम आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।